इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 मुद्रा और साख भाग 2, जिसमें हम बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक कैसे कर्ज देता है। तो चलिए बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा करता है खाते में, जो जमा लोग क्या करते हैं, खाते में पैसा जमा कर देते हैं, तो जमा खातों में स्वीकार करता है। ठीक है, उसका क्या करता है, जो हम जमा करते हैं उसका क्या करता है। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा 90%, 90 नहीं 19%, ठीक है, 19% हिस्सा क्या करता है, वो लोगों को कर्ज देने में इस्तेमाल करता है। आज के समय में तो बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। नगद देने के लिए 15% और 19% कर्ज देने के लिए, और बाकी सब पैसा आपको मिलता है काची में रखने के लिए। बाकी सब पैसा अपने सेफ्टी के लिए रखता है सब। और बैंकों का भी इंश्योरेंस होता है कि बैंक कोई लूट लिया तो भाई उसके वजह से हम बचा सकते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावनाओं को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है, जो कि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं। वो कौन सा दिन है? इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से हो जाता है। मतलब हर बैंक जानता है कि हमारे बैंक से लोग कितना रुपया निकालने के लिए आ सकते हैं, उतना रुपया उन लोगों को मिल जाएगा। बाकी रुपया वो सब नहीं रखते हैं, बाकी सब सेफ रखते हैं, लेकिन 15% रखते हैं कि लोग इतना लेने के लिए आ सकते हैं। अब देखो शादी विवाह में होता क्या है, पहले लोग तो जाता था बैंक में, पैसा निकाल कर लाएगा और फिर खर्चा करेगा। आज तो है पेफोन का जमाना है, रोज जितना का भी शॉपिंग करो, पैसा एक दिन भेज दो, चलो एक दिन का 1 लाख रुपया भेजना का है, ठीक है, 25,000 करके 2 बार में भेज दो, 1 लाख चला गया। फिर 25,000 4 बार में भेज दो, 1 लाख और चला गया, तो कितना हुआ? 2 लाख। काम खत्म, कैश देने की झंझट ही खत्म। अब तो सब यूपीआई से चलने लगा है ना। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े भाग को नहीं, केवल 19% भाग को ये लोग जमा नगद देने के लिए, क्या देने के लिए, ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत मांग रहती है, मतलब बहुत मांग रहती है। किस लिए? कुछ जरूरी काम करने के लिए। हम इसके बारे में आगे आने वाली खंडों में और पढ़ेंगे कि बैंक जमा राशि को कैसे देती है। बैंक जमा राशि का लोगों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब लोगों को जो कर्ज लेने की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए बैंक जमा पैसा में से उनको दे देती है। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, बहुत ज्यादा राशि है, जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, जमाकर्ता जो जमा कर रहा है और जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार, तो कर्जदार के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं, जिनका नाम है बैंक। जमा करने वाले को और कर्ज देने वाले के बीच का जो काम करता है उसको बोलते हैं बैंक। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं, जो आप जमा करोगे उस पर जो बैंक ब्याज देता है, उसे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेता है और कई गुना ज्यादा ब्याज आपको ऋण पर लेगा। मतलब आप किसी बैंक से कर्ज लेते हो ना, तो कर्ज आपसे दुगुना वसूल लेगा। समझो कि आप बैंक से कर्ज लिए 20 लाख रुपया, ठीक है, तो आपको उसमें से 15 लाख रुपया काट कर मिलेगा। बेसी से बेसी चलो 16 लाख रुपया काट कर मिला, लेकिन आपसे वसूलेगा कितना? 40 लाख वसूलेगा। तो ऐसे बैंकों को धिक्कारे यार, क्या जरूरत है ऐसे बैंकों की हमें। इसलिए बैंकों से लोन कभी नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों से लो कि जो एक निश्चित मात्रा पर ही आपसे मांगे, नहीं तो नहीं मांगे जल्दी। बैंक जमा पर जो ब्याज देता है उसको कहां से लेता है? जिसको ऋण देता है उससे जो ब्याज वसूलता है उससे पूरा करता है, ठीक है।
कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अब देखो, जिसको कर्ज दिया उससे पैसा लिया, ठीक है, और उतना में से जो पैसा जमा किया उनको दे दिया, ठीक है, दे दिया। अब उसके बीच में जो पैसा बचेगा, अंतर कर कर गुना कैलकुलेटर करके आपको जो अंतर बचेगा, देखो 20 रुपया हम कर्ज जिसको दिए हैं उससे 20 रुपया लिए, हम 10 गो रुपया दे दिए किसको, 10 गुने 15 गो रुपया हम दे दिए जो जमा कर रहा है, फिर भी 5 रुपया बचा कि नहीं बचा। तो यही 5 रुपये का इस्तेमाल करता है किस चीज में, हर किसी को पैसा देने में। मतलब समझो, हर किसी को वो क्या देता है, पेमेंट देता है। बैंक में जो भी काम करेगा उसको पेमेंट मिलता है, ठीक है। पेमेंट मिलने के बाद बैंक का जितना भी रख रखाव होता है सब इसी पैसे से किया जाता है। यहाँ पर देखो, अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धन राशि की मांग करने बैंक पहुंच जाए तो क्या होगा। जमाकर्ता लोग जमा करते हैं, जमाकर्ता लोग जमा करते हैं, लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं, ठीक है। बैंक से धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। आगे है, बैंक ऋण लेता है। बैंक ऋण क्या करता है, लोग ऋण लेता है, मतलब लोग यहाँ से कर्ज लेता है। कौन लेते हैं, कर्जदार लोग ऋण कर्ज लेते हैं और देते भी हैं। अब देखो, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं वो लोग कर्ज लेते हैं बैंक से, लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं, ठीक है। अगर जो लोग कर्ज लेता है तो कर्ज भी लौटाएगा और जितना ब्याज बनता है ब्याज भी बैंक को लौटाएगा। बैंक की आय बढ़ती है। इधर से लोग दिए, एक तरफ जमाकर्ता लोग यहाँ पर जमा किए, कर्जदार कर्ज लिया, तो कर्जदार जो पैसा लिया था, कर्ज लिया था, उसको और ब्याज दोनों दिया। तो ब्याज में से कुछ हिस्सा जमाकर्ता को दे दिया जाता है और बाकी जितना बचता है वो बैंक की कमाई होती है। समझ में आ गया। साख की दो विभिन्न स्थितियां। साख मतलब होता है बैंक, लेकिन यहाँ पर साख गलती लिखा गया है। साख जो बैंक में आप साख पढ़ोगे तो उसमें तलाबे स लिखा रहता है, इसमें दंत स है, तो तलाबे स से साख होता है। तो साख के दो विभिन्न स्थितियां क्या क्या होती है वो जानो। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है, कर्ज का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पे ऋण मतलब उधार, कर्ज मतलब भी उधार होता है। तो उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है। कौन सी सहमति है, जहां पर साहूकार कर्ज को धन में दे, वस्तुओं में दे, सेवाओं में दे, किसी न किसी तरीके से आपको मुहैया करवा देगा और बदले में भविष्य में कर्जदार जो कर्ज लेता है तो उससे भुगतान करने का वादा लेता है कि भैया आप भुगतान करोगे ना, कहां तहां। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। दो उदाहरण में देखेंगे कि हमारे पास ऋण मतलब उधार लेने की क्या दो भूमिकाएं क्या क्या होती है। यहाँ पर दो विभिन्न स्थितियां हैं, तो हमें क्या भूमिका चाहिए, कौन सी भूमिका पर हमें कर्ज मिलता है उसके बारे में देखते हैं। त्योहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 30,000 जोड़ी जूते की मांग आती है। 30,000 जोड़ी जूते, ठीक है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करके देना होता है। उत्पादन जो करता है, उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता होती है, मतलब मजदूर रखने की जरूरत होती है, ज्यादा मजदूर। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है, 2 जगहों से ऋण लेता है। पहला है वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा है वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है, मतलब 1000 जूतों के लिए एडवांस मांगता है कि एडवांस में दे दो
पहले पैसा 2000 जूते का, उसके बाद बनाकर देंगे। तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा कर देता है कि हम पूरा ऑर्डर बनाकर पहुंचा देंगे। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उससे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की आयादित भी कर देता है। अब देखो, जितना उधार लिया था उस उधार की भरपाई कर देता है, सारा कर्जा माफ कर दिया, अपना सधा दिया, उसके बाद से सारा पैसा दे दिया लेबर लोगों का, मजदूर लोगों का, और जो बच गया वो उसका फायदा हो गया। ये ऐसे ही फायदा कमाए जाते हैं। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। अब जो सलीम है, कार्य करने के लिए जो पूंजी की जरूरत होती है उसको कर्ज लेता है, चाहे कहीं से ले, कर्ज लिया। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चा तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। जो कर्ज लेता है वो समय पर पूरा करने के लिए उसको बाध्य होता है कि समय पर पूरा करके उसको दे देना है किसी भी काम को। मतलब एक काम को पूरा करने के लिए हम कर्ज लिए, उस काम 30 दिन का है तो 30 दिन में पूरा करके देना है। तो देंगे कब? जब हमारे पास नया नया मशीन होगा, जल्दी जल्दी काम होगा तब ना। इसलिए नया मशीन खरीदा पहले पैसा लेकर, फिर उस पर मशीन पर सामान बनाया और जल्दी दे दिया, तो जूता भी दे दिया, पैसा भी मिल गया, कर्जा भी माफ हो गया और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है, ऐसा ही वो ज्यादा कमाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। अब ऋण मतलब कर्ज एक तरह से बहुत आवश्यक तौर पे आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। अब है स्वप्ना की समस्या। स्वप्ना, ये नीचे वाली, इनकी समस्या क्या है ये जानते हैं। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। क्या? मूंगफली, जिसको हम बेदाम बोलते हैं। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्जा को अदा कर देगी, मतलब इस उम्मीद पर वो कर्ज लेती है कि पैसा हम आपको चुका देंगे मेरा फसल अच्छा हो तो। खेती के खर्चे के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाई छिड़कती है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाती है। 1 साल में बहुत बड़ा रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, जिस तरह बराबर रहता है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती है कि वह अपना कर्ज, पुराना कर्ज और अभी का कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्जे को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। यही दिक्कत होते हैं हर किसान वाले लोगों को। जो भी किसान है उसको यही दिक्कत है कि भैया हमारा जमीन चला जाएगा। अब देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में साख बैंक की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। अब यहाँ पर साख का मतलब क्या होगा? भंडारण। ठीक है, तो उसकी जरूरत क्या होती है? फसल उगाने की। अरे भैया, कोई मांगेगा कब? जब उगाओगे तब ना। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक, दवाई, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफी खर्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। कोई भी फसल 3-4 महीने से कम नहीं होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं। ऋतु जब मौसम शुरुआत होता है तो उसके पहले उधार लेते हैं उसको चुकाने के लिए। यार हम सब उधार लेते हैं, मेरा फसल होगा, बेचेंगे और आपके पैसा लौटा देंगे और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देंगे। उधार की अदायगी, जब उधार लेते हैं, अदायगी मुख्यतः फसल की कटाई पर निर्भर करता है। उधार हम देंगे कि नहीं देंगे ये फसल के ऊपर निर्भर करता है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो जाता है। मतलब स्वप्ना का जो फसल बर्बाद हो गया उसके वजह से वह कर्ज नहीं लौटा सकती थी।
उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। कर्ज ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बद से बदतर कर दी। क्या कर दी? बदतर कर दी, मतलब बद से बदतर, खराब कर दी उसकी जिंदगी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। और कर्ज जाल में जो फंस गया, जुआ जाल में फंस गया, लड़कीबाजी में जो फंस गया, अयासी में जो फंस गया, जिंदगी में वो कभी जल्दी निकल नहीं सकता है। समझदार होगा तो निकल जाएगा, नहीं तो उसी में फंस जाएगा। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसे परिस्थिति में धकेल देता है, जो कर्ज लेता है उसको ऐसी स्थिति में ढकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। वहां से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग निकल भी जाते हैं तो बहुत लड़े हैं तब निकल जाते हैं। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ने में असहयोग करता है। अब देखो, एक स्थिति में है कि ऋण लेंगे तो हमें सहयोग देगा कि भैया हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा बहुत ज्यादा। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा देता है। यही दो कारण है, एक में फायदा करेगा, एक में आपको बर्बाद कर देगा। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई है। कर्ज उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्रभावित असहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। अब देखो, कर्ज जब दे रहे हैं वो उपयोगी होगा कि नहीं, ये आपके परिस्थिति और खतरों पर निर्भर करता है। परिस्थिति के खतरे और हानि होने के प्रकार पे, कि आप कर्ज लौटा पाओगे कि नहीं लौटा पाओगे। आओ इन पर विचार करते हैं। विचार 1 नंबर पर करते हैं। निम्नलिखित तालिका की पूरी कीजिए। इसको तालिका को पूरा करना है। जोखिम क्या था? सलीम के लिए जोखिम क्या था? काम को पूरा करना समय पर। स्वप्ना का क्या था? फसल कटेगा तो पैसा देंगे। और परिणाम क्या था? सलीम दे दिया, स्वप्ना नहीं दे पाई। उन्हें ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दोनों को अपनी व्यापार में आगे बढ़ना था। मान लीजिए सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं। 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी? ऐसे ही मिलते रहा तो 6 साल बाद वह एक नया कंपनी खोल लेगा। कौन से कारण हैं जो स्वप्ना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं? निम्नलिखित कारकों की चर्चा कीजिए। कीटनाशक दवाई, साहूकारों की भूमिका, मौसम के बारे में आप चर्चा कीजिए और बता भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और चर्चा करने वाले कोई नहीं है तो अपने चाचा से चर्चा कीजिए ना। अगले भाग में पढ़ेंगे ऋण की शर्तें। कर्ज कोई देता है तो क्या क्या शर्त उसके होते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा है, मेक योर ड्रीम कम टू विथ आवर। यहाँ पे इसका मतलब होता है आपके सपनों को पूरा करेंगे हम। यही बोल रहे हैं। कौन बैंक है? बैंक ऑफ पंजाब। फास्ट मनी पर्सनल लोन, ये पर्सनल लोन दे रहे हैं। चलिए, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे जरूर। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।